जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनी क्लासेस। जैसे कि हम अकाउंटेंसी के मैराथन सेशन देख रहे थे, अपने लास्ट सेशन में हमने लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस के बारे में सीखा था। उसके साथ हमने मॉडर्न और जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसको भी रिवाइज करा था। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज के टॉपिक में हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को कवर करेंगे। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखते हैं, ठीक है। तो आपने जैसे इसको समझना है, बाकी यहाँ पर चीज़ें समझने के बाद आपने कहाँ से पढ़नी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आप कोई भी एनसीईआरटी की बुक उठा लो या तमिलनाडु बोर्ड्स की जहाँ पर ये अकाउंटेंसी का मटेरियल है, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हो। इस मटेरियल को वहाँ पर लेक्चर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो उन मटेरियल के साथ, तो आपकी प्रिपरेशन पूरी तरह से हो जाएगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम। देखो, सबसे पहली बात, हमने अभी तक क्या सीखा था? हमने सीखा था कि हमने जर्नल बनाए, ठीक है। जर्नल में जो भी एंट्रीज डेली टाइम के बेसिस में एंट्रीज को पास किया, फिर उसके बाद हमने वहाँ से पोस्टिंग करी, कहाँ पर? लेजर अकाउंट बनाई, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा ट्रायल बैलेंस है, जो हमारी लेजर की पोस्टिंग हुई है, हम ट्रायल बैलेंस के थ्रू चेक कर सकते हैं कि हमने जो अपने अकाउंट्स बनाए वो करेक्ट बनाए या नहीं बनाए, ठीक है। अब हमने इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़नी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब कंपनी का प्रॉफिट कितना चल रहा है, कंपनी का लॉस कितना चल रहा है, कंपनी के एसेट कितने हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज़ कितनी है, ये सारी कहाँ पर हमें पता चलती हैं? ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू पता चलती हैं। इसमें दो तरह की मेन स्टेटमेंट्स बनती हैं। एक बनते हैं ट्रेडिंग, ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को। एक बनते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये आज हम कवर करेंगे। और दूसरी बनती है हमारे पास बैलेंस शीट। क्या बनती है? बैलेंस शीट, ठीक है। ये जो हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके दूसरे नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। और जो हमारी बैलेंस शीट है, ये इन दोनों को मिलाकर ये क्या बन जाती है? हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या इनको फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। देखो, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं जिन स्टेटमेंट्स की हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, किस कंपनी के कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। इसलिए ये टर्म्स मैंने पहले ही बताए, किस कंपनी के कितने प्रॉफिट्स हैं, कितने लॉस पे वो कंपनी चली, ये सारा हमें पता चलता है। इसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट से हमारे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है और बैलेंस शीट भी आती है। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट्स। क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट। और बैलेंस शीट अलग से बनाई जाती है। अब इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या फ़र्क है? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो, जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, वो आपकी कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट को क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रॉस प्रॉफिट को या ग्रॉस लॉस को रिप्रेजेंट करता है। और जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो कंपनी के नेट प्रॉफिट को या नेट लॉस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जो हमारी बैलेंस शीट है वो बताती है कि किसी कंपनी का कितने एसेट और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। वो हमें कौन बताता है? वो कहाँ से पता चलता है? हमें बैलेंस शीट से पता चलता है, ठीक है। जैसे मान के चलो, फॉर एग्जांपल हमारा एक साल है 2025-26, ठीक है, 2025-26। जब 2025-26 हमारा मार्च में साल ख़त्म हुआ, उस टाइम पे हम क्या बनाते हैं? हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और हम क्या बनाते हैं? हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। इधर से हमें, जब हम 2025-26 हमारा ख़त्म हुआ, जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो आपकी इनकम स्टेटमेंट है बेसिकली, वो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पे बनती है, एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड में हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं और उसके बेसिस में हमें पता चलता है कंपनी की नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कितना है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस पता चलेगा उस साल में कितना है, और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाते हैं वहाँ से हमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस का पता चलता है। बट बैलेंस शीट एंड ऑफ द ईयर में नहीं बनती है। बैलेंस शीट किसी भी डेट में आप बना सकते हैं। मान लो मैं किसी कंपनी में 2 फ़रवरी की डेट में गया और मैं 2 फ़रवरी की डेट में जाके चेक करता हूँ इस कंपनी के कितने एसेट हैं और कितनी इसकी लाइबिलिटीज़ हैं, तो ये कोई 2 फ़रवरी कोई फाइनेंशियल क्लोजिंग थोड़ी थी। ये कोई एक एग्जैक्ट डेट पे जाके आप जाके देख सकते हो कि उस टाइम पे, जिस डेट पे आप उस कंपनी पे गए, उस कंपनी के कितने एसेट और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। तो ये होती है बैलेंस शीट। देखो, बैलेंस शीट किसी एक पर्टिकुलर डेट पे बन सकती है, जिस डेट पे आपने उस कंपनी को विजिट करा या आप बैलेंस शीट बनाना चाहते हो, बट ऐसा इनकम स्टेटमेंट में नहीं होता। इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में बनते हैं, ताकि हम देख सकें किसी कंपनी का उस अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस था, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया मोटा मोटा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, और बैलेंस शीट के बारे में क्या क्या होता है ये आपको समझ आएगा। बैलेंस शीट एक कंपनी के एसेट और लाइबिलिटीज़ को बताती है। किसी भी पॉइंट में जाके आप बैलेंस शीट बना सकते हो
और जो हमारी बाकी इनकम स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो बताता है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड उस कंपनी के कितनी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हो, तो वहाँ पर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस उसका कितना आपको पता चलता है। ठीक है, दिस इज़ क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर बिल्कुल आराम से समझेंगे ताकि चीज़ें आपके दिमाग में फिक्स हो जाएँ। ठीक है, अब जो हम ये ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, मतलब मैं सबसे पहले आपको मैं इनकम स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा। इनकम स्टेटमेंट में दो चीज़ें आती हैं, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसमें दो चीज़ें आती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आते हैं इसके अंदर। तो इनकम स्टेटमेंट बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं? ठीक है, सबसे पहला फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया, इससे आप ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ठीक है, प्लस आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो। किसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो आप? इनकम स्टेटमेंट के थ्रू। दूसरा, मानो मैंने 2025-26 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उधर से मेरे को 2025-26 का नेट प्रॉफिट पता चला, इसी तरह मैंने 24-25 का भी बनाया होगा, 23-24 का भी बनाया होगा, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ अपने प्रीवियस सालों के साथ कि पिछले साल के मुताबिक इस साल मुझे प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है या मैं लॉस में गया हूँ। तो अगर आप अकाउंटिंग ये स्टेटमेंट्स नहीं बनाओगे, मानो आप जो है इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे हो, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना रहे हो, प्रॉफिट लॉस हर साल नहीं बना रहे हो, तो आप कंपेयर कैसे करोगे? तो पहली बात, इनकम स्टेटमेंट का ये फ़ायदा है, इसकी हेल्प से हम ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से हम प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, इसकी हेल्प से ही हम रिज़र्व रखते हैं। रिज़र्व क्या होता है? रिज़र्व क्या होता है? देखो, आप भी अपने घरों में कुछ ना कुछ पैसा ऐसे बचा के रखते हो कि कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप वहाँ पर यूज़ करो। इसी तरह कंपनीज़ भी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिज़र्व में रख देती हैं। तो भाई आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो उसका 10% रिज़र्व में या 5% रिज़र्व में रखोगे ना। तो इसीलिए भी जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है वो बनाना ज़रूरी है। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, उसका कुछ हिस्सा हम रिज़र्व में रख देते हैं। ठीक है, क्या क्या फ़ायदे देखिए, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट लॉस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा, प्रीवियस ईयर के साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, कि प्रीवियस ईयर के मुताबिक इस साल कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है। दूसरा, आपकी जो ये इनकम स्टेटमेंट होती है ना, ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ से आपको पता चलता है कि कंपनी ने कितना खर्चा किस किस चीज़ में किया, तो सारे एक्सपेंसेस आपको पता है, या कंपनी कहाँ कहाँ से इनकम कमा रही है। इस साल मानो एक चीज़ से कितनी इनकम मिली है, दूसरी चीज़ से कितनी मिली है, वो भी आपको यहाँ से पता चलता है। ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट करते हो, आपकी रेशोज़। ठीक है सर, ये रेशोज़ क्या होती हैं? कुछ नहीं है, रेशोज़ इंडिकेटर होती हैं किसी चीज़ का। किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रेशो यूज़ करें। जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा ना, जैसे इसके साथ रिलेटेड नहीं बट फिर भी मैं बता, जैसे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। ठीक है, एक रेट होता है कितनी मैटरनल जो है वो डेथ हो रही है जब वो एक बच्चे को जन्म दे, तो वो एक रेशो की फॉर्म में आता है। ठीक है, तो वहाँ से आपके वो एक इंडिकेटर है कि कितनी मैटरनल डेथ हो रही है, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह डिफरेंट रेशोज़ यहाँ पर भी होती हैं। कौन सी रेशो होती हैं? जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ठीक है, GPR, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। एक होती है नेट प्रॉफिट रेशो। इसकी हेल्प से भी हम डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब कुछ रेशोज़ कैलकुलेट करने, अगर आपने पहले ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा तभी आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करोगे ना। अगर बनाया ही नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, तो उसके लिए भी हमें ये इनकम स्टेटमेंट जो है वो हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फ़ायदे हैं किसके? इनकम स्टेटमेंट के। इनकम स्टेटमेंट में कौन सी दो चीज़ें आती हैं? एक है ट्रेडिंग अकाउंट और एक है प्रॉफिट एंड लॉस। मैं बना के बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट, मैं ट्रेडिंग अकाउंट बना के बताऊंगा और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें भी लिखाऊंगा कि बेसिकली आपको मेनली ट्रेडिंग अकाउंट में ये क्वेश्चन आएगा, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होती है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, इनडायरेक्ट इनकम वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है। फिर ट्रेडिंग अकाउंट से आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस निकलता है और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहाँ से नेट प्रॉफिट, नेट लॉस निकलता है। अब जो ट्रेडिंग अकाउंट का आपका ग्रॉस प्रॉफिट है वो जो उसको उठा के जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाते हो वो कहाँ पर लिखा जाता है? इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में स्टेटमेंटें बनते हैं। अगर आप पूरा समझोगे तो आप कोई भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको कवर कर लोगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इनकम जो है स्टेटमेंट हमने स्टार्ट किया। अब इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहला जो अकाउंट बनाया जाता है दैट इज़ नोन एज ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से हम अपनी कहानी जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, फाइनल अकाउंट में जो सबसे पहला अकाउंट बनता है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और इसके बाद हमारी क्या बनती है? बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, सबसे पहली बात ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, जो भी आपने डायरेक्ट एक्सपेंस किए, ठीक है, और जो भी आपकी डायरेक्ट इनकम है, ठीक है, डायरेक्ट वाली इनकम है, वो सारी कहाँ पर आप रिकॉर्ड करते हो? आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। सर, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम? जो भी चीज़ प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, कंपनी मानो कुछ बना रही है, मानो कंपनी क्या है, कंपनी बिस्किट बना रही है,
ठीक है। तो इस बिस्किट बनाने में जो भी रॉ मटेरियल लग रहा है, ठीक है, या रॉ मटेरियल को आप उठा के ला रहे हो, ठीक है, मानो रॉ मटेरियल आपने किसी से वीट खरीदा, तो वीट का पैसा, वीट को उठा के कैरेज जो पड़ेगा, कैरेज इनवर्ड जिसे कहते हैं, कंपनी तक वीट को लाने में जो खर्चा होगा, फिर जो वहाँ पे कंपनी के वर्कर काम करें उनको जो आप वेजेस दोगे, ये सारे खर्चे जो होंगे ये सारे ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। मान लो आपने कोई मशीन लगाई हुई तो मशीन का खर्चा, क्योंकि मशीन जो है वो भी आपका इस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, जो भी डायरेक्ट खर्चे होंगे या डायरेक्ट इनकम जो आपको मिलेगी वो सारे आप कहाँ पर रिकॉर्ड करते हो, वो सारे आप ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। मेनली आपको यही चीज़ याद रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो है वो क्या रिकॉर्ड होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसिव डायरेक्ट इनकम होते हैं वो आप ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, और जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव और इनडायरेक्ट इनकम होते हैं वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। और यहाँ पर जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम देखो, यहाँ पर हम जो भी ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट जो लॉस अकाउंट बनाते हैं उसमें हम नॉमिनल अकाउंट्स को लेते हैं। मेनली कौन से अकाउंट को लेते हैं? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं? देखो, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। जो आपके पर्सनल और रियल अकाउंट है ना वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होते हैं जाके, बट जो आपके नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में तो क्या आता था, अच्छे से कवर किया हुआ है। नॉमिनल अकाउंट में आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इनकम्स एंड गेन आती थी, यही आता था ना, इनकम एंड गेन्स आती थी। और मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया कि हमने रूल भी पढ़ा हुआ है कि जो भी हमारे एक्सपेंसिव लॉसेस हैं उनको हम डेबिट करते हैं और जो इनकम्स एंड गेन हैं उनको हमें क्रेडिट करना है। तो जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे उसमें आपने नॉमिनल अकाउंट वाली चीज़ें उठा के डाल देनी है। अगर आपके एक्सपेंसिस और लॉसेस हैं तो उसको डेबिट करते चलो, इनकम्स और गेन्स हैं उसको क्रेडिट करते चलो। यहाँ पर भी आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम है तो आपने उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट इनकम है तो वो कहाँ पर लिखना, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर और क्या दिक्कतें आती हैं जब हम जो है ये अकाउंट बनाते हैं? तो मेनली एक और दिक्कत आती है जब हम अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, उसमें एक और दिक्कत आती है, हमें ये समझ नहीं आता कि हम अपना ओपनिंग स्टॉक जो है वो कहाँ पर लिखें, ठीक है। एक चीज़ होती है, एक दो चीज़ें पहले समझ लो फिर हम जो है ट्रेडिंग अकाउंट बनाए। एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक, ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं डाउट रहता है उनको वो क्लियर करेंगे। एक होता है हमारे पास परचेज, एक होता है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। ये कुछ चीज़ें पहले समझ लो फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी ना इसको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में। एक होता है नेट परचेज, इसी तरह एक होता है सेल, एक होता है सेल रिटर्न और एक होता है नेट सेल्स, ठीक है। ये क्या होते हैं इनको समझाता हूँ। एक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये 4-5 चीज़ें पहले समझो क्योंकि इसके बेसिस पे ही हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट बनते हैं। तो ये अगर जिसको क्लियर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत रहेगी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। देखो, जब भी आपने मानो इस अकाउंटिंग पीरियड में आपने पढ़ना शुरू किया, मतलब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो, कौन से ईयर के लिए बना रहे हो? 25-26 के लिए बना रहे हो, ठीक है, 25-26। तो जो आपका 1 अप्रैल, कब ये अकाउंटिंग पीरियड कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल में शुरू हुआ ना, 1 अप्रैल 2025 में, क्योंकि 25-26 का बना रहे हो तो 1 अप्रैल 2025 में आपकी कंपनी के अंदर कितना जो है इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, ठीक है। मान लो आपके कंपनी के अंदर कितने बिस्किट पड़े हुए थे, क्योंकि आप बिस्किट वाली कंपनी है आपकी, तो वो आपका ओपनिंग स्टॉक का, मतलब जब आप जिस पीरियड के लिए आप अपने अकाउंट्स बना रहे हो उसकी पहली डेट पे कितना स्टॉक वहाँ पर अवेलेबल है वो आपका ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। दिस इज क्लियर। और जब आपका पीरियड ख़त्म हो रहा है, मान लो आपका 31 मार्च जिस पीरियड के लिए बना रहे हो, तो 31 मार्च 2026 में आपके अंदर, आपकी कंपनी के अंदर कितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो आपका क्या बन जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। दिस इज़ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? जब आपका अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो रहा है उस टाइम पे आपका कितना इन्वेंट्री का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। और जब आपका अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो रहा है तो उस टाइम पे कितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो है क्लोजिंग स्टॉक। और यही क्लोजिंग स्टॉक, एक साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ना, वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। जैसे 31 मार्च 2026 में मैं मान लेता हूँ ये एक कंपनी में 300 बिस्किट पड़े हुए हैं, ठीक है। तो जब वो अगले साल में जाएगा, अगला कब अकाउंटिंग शुरू हो जाएगा? तो 1 अप्रैल को नया लग जाएगा ना, 1 अप्रैल 2026 को तो नया अकाउंटिंग पीरियड लग जाएगा। तो वही जो इस पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था वो अगले साल का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि एक साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है एक अकाउंटिंग पीरियड का, वो नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का वो क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। परचेज क्या होता है? जो चीज़ हम खरीदते हैं, परचेज, ठीक है, उसको बोलते हैं परचेज।
और जो परचेज रिटर्न क्या होता है, मानो हमने कोई चीज़ खरीदी थी, उसको हमने वापस रिटर्न कर दिया, दैट इज नोन है परचेज रिटर्न। तो अगर आपको नेट परचेज निकालना ना, उसके लिए आप क्या करते हो, आप परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हो। परचेज माइनस परचेज रिटर्न जो हमारा होता है वो क्या होता है, आपका नेट परचेज। ठीक है, जैसे मान लो एक कंपनी है, उसने 500 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, बट उस फाइनेंशियल ईयर में वो इतना रॉ मटेरियल यूज़ नहीं कर पाया, उसने क्या किया, 200 रुपये का रॉ मटेरियल वापस पीछे भेज दिया। तो मतलब नेट उसने कितना परचेज़ किया, 500 में से 200 को माइनस करें 300, इसका मतलब उसकी परचेज़ जो थी वो कितनी थी, 300। तो जब भी आप ट्रेडिंग, परचेज़ क्या है, परचेज़ एक तरह का खर्चा है। कितनी बार आपको मैं क्लियर, परचेज़ अकाउंट मैंने आपको बताया, नॉमिनल अकाउंट एक तरह का एक्सपेंस अकाउंट है। परचेज़, जब भी आप एक कंपनी कोई चीज़ परचेज़ करेगी वो एक खर्चा कर रही है, तो परचेज़ एक खर्चा अकाउंट है। ये क्या होगा, डेबिट होगा। बट डेबिट आपने क्या करना है, डेबिट आपने परचेज़ करना है। बट अगर आपने परचेज़ रिटर्न आपको वहाँ पर दी हुई है, तो परचेज़ रिटर्न को माइनस करके जो नेट परचेज़ आएगा वो आपने डेबिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। ठीक है, इसीलिए वहाँ पर बच्चे दिक्कत ये आती है कि आपको एग्जामिनर टफ बनाने के लिए परचेज़ रिटर्न ज़रूर देगा। परचेज़ देगा तो कई बार परचेज़ रिटर्न भी देगा। तो हम क्या करते हैं, जब हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो हम क्या लिखते हैं, परचेज़ तो लिख देते हैं, हमें पता है परचेज़ हमारा एक तरह का एक्सपेंस है, बट उसमें से हम परचेज़ रिटर्न को माइनस नहीं करते। उसमें से परचेज़ रिटर्न को माइनस करके जो नेट परचेज़ आता है वो हमें डेबिट साइड में लिखना होता है। ठीक है, दिस इज़ क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें यहाँ तक नहीं हो चाहिए। मैं कुछ आपको टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ जो कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। पहले इसका नाम देखो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब क्या है, ये इसकी एब्रीविएशन क्या कह रही है, खुद में ही समझो इसको। कॉस्ट है किसकी, गुड सोल्ड। जो आप सामान बेच रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है। ठीक है, मतलब मानो मैं एक बिस्किट बनाता हूँ, तो मैं बिस्किट जो बेचने जा रहा हूँ उस बेचने वाले बिस्किट की कॉस्ट कितनी है, दैट इज नोन है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है ना, इसमें जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं इसमें इंक्लूड होते हैं। क्या इंक्लूड होते हैं इसमें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन्वॉल्व नहीं होते। और आपको पेपर में कई बार कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको एक याद रखना है। तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए बोले तो आप निकाल सकते हो। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है, मान लो आपका ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग, ये फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, यहाँ इसमें क्वेश्चन आते हैं। प्लस आपके आ जाएंगे नेट परचेसेस। ठीक है, नेट परचेसेस मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो अगर खाली परचेज दिया तो इसमें ऐड करो, और अगर परचेज रिटर्न दिया इसमें से माइनस करो। प्लस अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस है वो यहाँ पर डाल सकते हो, और माइनस आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ये एक आपका फॉर्मूला होता है क्या निकालने का, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और कई जगह बुक में लिखा होगा, वहाँ पर ये डायरेक्ट एक्सपेंस भी लिखा नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस को इसके अंदर इंक्लूडेड भी माना जाता है। बट अगर वहाँ पर कोई क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस दिया तो आप इसमें ऐड कर लोगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है, आपका ओपनिंग स्टॉक में आप नेट परचेजेस को ऐड करो। नेट परचेज क्या होता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो जब भी नेट परचेज निकालना है तो जो आपका परचेज है उसमें से परचेज रिटर्न को माइनस करो, प्लस अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है उसमें डालो, और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दोगे, वो क्या निकलेगा, आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मतलब जो आप गुड्स बेचने जा रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक है, दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर आपने ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, नेट परचेजेस ये सब क्यों समझाया, इसलिए समझाया क्योंकि अब हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट जब मैं बनाऊंगा वहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक भी दिया होगा क्वेश्चन में, परचेज भी दिया होगा, परचेज रिटर्न भी दिया होगा। तो आपको पता कैसे चलेगा कि भाई इसमें से कहाँ पर हमें डालना है, कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। तो यही चीज़ समझाने के लिए मैंने ये आपको पहले ही क्लियर कर दिया। जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो जो हमारा ओपनिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक ये आप याद रखो, ये कहाँ पर लिखा जाता है, ये डेबिट साइड में लिखा जाता है। कौन सी साइड में लिखा जाता है, डेबिट साइड में। और जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा, कौन सा स्टॉक होगा, क्लोजिंग स्टॉक, वो कौन सी साइड में लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में। इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपको पता है कैसे करनी है। जो भी आपके एक्सपेंस होंगे, जो भी आपके खर्चे होंगे या लॉस होंगे डायरेक्ट वाले, वो आप लिखोगे डेबिट साइड में, और जो भी आपकी इनकम होगी या गेन होगा वो आप कहाँ पर लिखते हो, क्रेडिट साइड में। ये ऑलरेडी भी हमें पता है क्योंकि हमने रूल पढ़ा हुआ है, डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। बट हमें मेन चीज़ ये समझनी थी कि ओपनिंग जो स्टॉक है हमारा वो डेबिट साइड में आता है, और जो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कौन सी साइड में आता है, क्रेडिट साइड। अब मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर करके बता दूँ कि कैसे हम बेसिकली बनाते हैं अपना ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये चीज़ क्लियर करके याद रखना, कोई भी इनडायरेक्ट खर्चा, कोई भी इनडायरेक्ट आपकी इनकम
आप इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डालते हो। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ आपके डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम ही आते हैं, ये अपने दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। अब इसका सर तरीका क्या है, कैसे बनाना है? कुछ नहीं है, जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, मैं आपका ट्रेडिंग अकाउंट बना के बताता हूँ। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें दो चीज़ें, एक होगी डेबिट साइड, क्योंकि आपका डबल एंट्री सिस्टम है, एक है डेबिट साइड, एक है आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। एक आपका डेबिट साइड आ गया, एक आपका क्रेडिट साइड आ गया। इसमें दो ही कॉलम होते हैं, एक होता है पर्टिकुलर का कॉलम, ठीक है, और पर्टिकुलर के साथ आपका अमाउंट आ जाएगा, कितना अमाउंट है आपका, ठीक है। तो दो ही कॉलम हमारे पास होते हैं, फर्स्ट कॉलम इज़ ऑफ पर्टिकुलर एंड सेकंड कॉलम इज़ ऑफ अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो कॉलम आ जाएंगे, एक कॉलम जो है हमारा पर्टिकुलर का कॉलम होगा और दूसरा कॉलम हमारा अमाउंट का होगा, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब डेबिट साइड में क्या लिखोगे और क्रेडिट साइड, मान लो आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आएगा, आपका डेबिट साइड में आएगा। कोई भी ओपनिंग स्टॉक है वो आपने डेबिट साइड में लिखना है। और कोई भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, डायरेक्ट, मैं अभी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाऊंगा बट आपको थोड़ा क्लियर कर दो। कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो भी आपका कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में। इसी तरह आपका जो कोई भी डायरेक्ट इनकम है, जो डायरेक्ट इनकम जो होगी आपकी, वो कहाँ पर लिखोगे आप, वो आप लिखोगे क्रेडिट साइड में। और कोई भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो आप कहाँ पर लिखोगे, वो आप लिखोगे क्रेडिट साइड। दिस इज़ क्लियर, ये आपका तरीका है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का, ठीक है। अब मानो यहाँ पर ध्यान से सुनो, मानो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आपका 200 है और खर्चा आपका 100 रुपये का हो गया, ठीक है। तो ये टोटल कितना बन गया, 300 रुपये, ठीक है, 300 रुपये बन गया। मानो यहाँ पर आपका जो इनकम थी, इनकम आपकी सिर्फ 50 रुपये थी और 200 रुपये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 250 रुपये, ठीक है। अब मुझे बताओ डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड बड़ी है? तो मैं बैलेंसिंग बता रहा हूँ, हमने भी लेजर में बैलेंसिंग सीखी थी, इसलिए मैंने पहले ही सिखा दी थी। तो यहाँ पर डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से, तो डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से, कौन सा बैलेंस होगा, ये डेबिट बैलेंस होगा। तो जब भी डेबिट बैलेंस होगा, लिखा कौन सी साइड जाता है, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पर लिखो, देखो अगर डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड में क्या है, खर्चे, इसका मतलब खर्चे आपके ज़्यादा हैं इनकम से। तो जब आपकी इनकम से आपके खर्चे ज़्यादा हैं तो आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, आपको लॉस हुआ है, तो आप कौन सी साइड लिखो, क्रेडिट साइड लिखोगे, ग्रॉस लॉस, ऐसे लिखते हो ना, बाय ग्रॉस लॉस कैरीड डाउन, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं हम यहाँ पर भी। तो कितने का हमें लॉस हुआ है, 50 रुपये का हमें लॉस हुआ है, ठीक है। मानो आपकी क्रेडिट साइड बड़ी होती डेबिट साइड से, तो वो आपका क्रेडिट बैलेंस बनता। क्रेडिट बैलेंस कौन सी जगह लिखा जाता है, डेबिट साइड में। क्रेडिट बैलेंस कहाँ पर लिखा जाता है, डेबिट साइड में। तो वो आप वहाँ पर क्या लिखते, उस केस में आप लिखते टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, तो वो आपका प्रॉफिट निकलता। क्योंकि ध्यान से यार, सिंपल है, बिल्कुल भी ना ऐसे कन्फ्यूज़न नहीं है। मैंने आपको बोला डेबिट साइड में आपने खर्चे डालने, क्रेडिट साइड में आपने इनकम डालनी है। तो भाई डेबिट साइड में आपके खर्चे हैं, तो अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी आ रही है, इसका मतलब आपके खर्चे ज़्यादा हैं आपकी इनकम से। तो भाई अगर आप खर्चे ज़्यादा करोगे, इनकम कम है, तो भाई आपको लॉस हो रहा है ना, तो इसलिए आपका ग्रॉस लॉस हुआ है। कितना ग्रॉस लॉस हुआ, तो जितनी आपकी खर्चे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू आपकी इनकम। मतलब अगर आपका डेबिट बैलेंस जो है वो 30 है, डेबिट साइड में 300 बन रहा है और क्रेडिट साइड में आपका 250 बना है, इसका मतलब आपका डेबिट बैलेंस है 50 रुपये का, तो ये 50 रुपये आपको लॉस हुआ है। और मानो आपका क्रेडिट साइड बढ़ जाती, मान लो क्रेडिट साइड आपका 400 आता और डेबिट साइड आपका 300 बन रहा हुआ होता, तो इसका मतलब क्या है कि क्रेडिट साइड आपकी इनकम है, आपकी इनकम 400 है और आपका खर्चा 300 है, इसका मतलब आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो क्रेडिट बैलेंस है वो कौन सी साइड में लिखा जाता है, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में जब भी चीज़ लिखी जाती है वो ऐसे लिखी जाती है, टू ग्रॉस, या आपको प्रॉफिट हुआ तो आप लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, ऐसे करके लिखते हैं। कितना रुपये हुआ, 100 रुपये, तो 100 रुपये यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। दिस इज़ क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर किसी ने लेजर में बैलेंसिंग वाला सेशन मेरा देखा होगा, उसको ये चीज़ समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कैसे मैं बोल रहा हूँ डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, कौन सी साइड लिख रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होगी, ठीक है। एक बार जो यहाँ तक पढ़ा है वो रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल देके, ये तो मैंने ऐसे आपको फॉर्मेट तक यहाँ तक समझा दिया, बट एक एग्जाम्पल देके हम क्लियर करेंगे कि हमारा जो बेसिकली है ट्रेडिंग अकाउंट हम किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं जितना अभी तक पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी हमने आज पढ़ना है बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम 3 चीज़ें लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, ये अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनते हैं। ये बताते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस क्या है, और हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट नेट लॉस क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट खर्चे डायरेक्ट इनकम इन्वॉल्व होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट खर्चे इनडायरेक्ट इनकम इन्वॉल्व। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बच्चा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट की चीज़ें ऑटोमेटिकली उसके बीच में आएंगी, बट ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सारी चीज़ें नहीं आती। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट इनकम भी आती है, इनडायरेक्ट खर्चे भी आते हैं, वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आते हैं, ठीक है, ये याद कर लेना।
तो अगर आपको ये पूछे कि ट्रेडिंग अकाउंट पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस, तो बिल्कुल है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्यों? ट्रेडिंग अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम नहीं आती। बैलेंस शीट किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, किसी भी डेट पे जाके पर्टिकुलर डेट में बनते हैं, ये कोई अकाउंटिंग पीरियड की बैलेंस शीट नहीं होती है। आप जिस टाइम पे जा रहे हो वहाँ पर जाके देखते हो उस कंपनी के एसेट या लायबिलिटी कितनी है, वो आपकी बैलेंस शीट है। और उसके बाद हमने देखा, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले समझ ली। उसके बाद हमने देखा कि कुछ चीज़ें मैंने आपको बोला कि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम देखनी है, और दूसरा नॉमिनल अकाउंट ही ट्रेडिंग अकाउंट में हम मेनली लेते हैं, और रियल और पर्सनल अकाउंट हम आगे जाके बैलेंस शीट में लेते हैं। और यहाँ पर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होंगे, एक्सपेंसेस और लॉसेज होंगे, उनको डेबिट करेंगे, और जो हमारी इनकम गेन्स है उनको क्रेडिट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट होगा, क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट होगा। फिर मैंने आपको एक बताया कि नेट परचेज क्या होता है। जो आप परचेज करें उसमें से जब आप परचेज रिटर्न को माइनस कर देते हो वो आपका नेट परचेज आता है। इसी तरह सेल आपकी एक इनकम है, बट दो चीज़ें होती है, ये भी क्लियर कर देता हूँ यार, तुम कन्फ्यूज़न नहीं रखना अपने दिमाग में, ठीक है। जैसे मैंने आपको नेट परचेजेस बताया ना, अब नेट सेल्स भी समझा देता हूँ। देखो, मान लो आपने कोई चीज़ सेल की, ठीक है, सेल का मतलब सेल क्या? आपकी इनकम। मान लो आपने 500 रुपये की चीज़ कहीं पर बेची, कंपनी ने 500 रुपये की चीज़ बेची, तो 500 रुपये इसकी इनकम है, ठीक है। बट वो रिटर्न आ गई, 300 रुपये की चीज़ रिटर्न आ गई, मानो उसमें कोई फॉल्ट हुआ तो वो रिटर्न आ गया, तो कितने रुपए की? 300 रुपये की रिटर्न। तो इसकी नेट सेल कितनी हुई इस अकाउंटिंग पीरियड में? इसकी नेट सेल हुई सिर्फ 200 रुपया, 500 माइनस 300, क्योंकि जो आप ये इनकम स्टेटमेंट बनाते हो ये मैचिंग प्रिंसिपल पे चलता है, ये दिमाग में बिठा लो। आप जो इनकम स्टेटमेंट्स बनाते हो ना, प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट, ये मैचिंग प्रिंसिपल पे चलता है। इस साल के खर्चे लॉस इसी साल में डालने हैं, अगले पे नहीं। इस साल के जो भी खर्चे हैं और इस साल की इनकम वो इसी साल में मैच करनी है। तो इसीलिए जो सेल आपने की उसमें जो सेल्स रिटर्न है उसको माइनस करोगे, तो जो आपकी नेट सेल है वो आपने डालनी है। अब मुझे बताओ, नेट सेल जो है वो डेबिट साइड में आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी? भाई सेल इज़ एन इनकम, तो इनकम क्रेडिट साइड में आएगी, तो नेट सेल्स आप कहाँ पर डालोगे? क्रेडिट साइड में आप डाल दोगे, ठीक है। अब मुझे लगता है ट्रेडिंग अकाउंट में तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या हमने कहाँ पर डालना है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर आएगा, फिर हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताया। वो क्या होता है? जो भी कॉस्ट लगी एक गुड को सोल्ड करने के लिए, ठीक है, मतलब सोल्ड तक बेचने तक लेके जाने के लिए उसकी क्या कॉस्ट है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। निकालने का तरीका ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिया तो वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आपको इसका फॉर्मेट बता दिया, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट ही लेते हैं। जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक और डायरेक्ट खर्चे हैं वो डेबिट साइड में डालो, जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक हो डायरेक्ट इनकम से वो आप कहाँ पर डालो? क्रेडिट साइड में। अगर आपका डेबिट बैलेंस बड़ा आया है, मतलब डेबिट साइड बड़ी आई है, तो इसका मतलब डेबिट साइड कौन सी साइड होती है? एक्सपेंस वाली साइड। इसका मतलब आपका लॉस हुआ है तो ग्रॉस लॉस आएगा, और ग्रॉस लॉस कैरी डाउन कहाँ पर लिखोगे आप? क्रेडिट। मतलब अगर डेबिट बैलेंस आता है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, ये तो ऑलरेडी समझाया ना। और अगर आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है मतलब क्रेडिट साइड बढ़ी, इसका मतलब आपकी इनकम ज़्यादा है, इसका मतलब आपका प्रॉफिट हुआ है, बट लिखा कौन सी साइड में जाएगा? वो डेबिट साइड में, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड में लिखा जाता है और डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा जाता है कैरी डाउन वाले केस में। बट इसको जब उठा के मैं आगे कहीं लेके जाता हूँ तो फिर ये अपनी अपनी जगह में आ जाता है। फिर मान लो डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में आ जाएगा और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड। ये आपको मैंने बताया यार लास्ट लेक्चर में। और देखो यार, ये मैराथन सेशन कॉन्टीन्यूटी में पढ़ो, ये नहीं है कि उठ के बीच में आपने देखा कि सर आज मुझे ट्रायल बैलेंस करना है या मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यही समझने है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। देखो पहली बात तो ये मैराथन सेशन में गप्पे तो मैंने लगाई नहीं है, पूरा इंपॉर्टेंट क्रक्स इंपॉर्टेंट चीज़ें तुम्हें समझा रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो मतलब ये सेशन बिल्कुल कम टाइम में मैक्सिमम आपको मिल रहा है यहाँ पर, तो आप सारे कॉन्टीन्यूटी में समझ आएंगे। अब जिसने बैलेंसिंग वाली वीडियो नहीं देखी, लास्ट वाली जो मैंने पढ़ा है लेजर पोस्टिंग, उसको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस, फिर उसको कहाँ लिख रहा हूँ। तो पहले आप वो कॉन्टीन्यूटी में देखते आओ, फिर यहाँ पर चीज़ें कवर हो जाएंगी आपको, ठीक है। दिस इज़ क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया। देखो सर कुछ भी पढ़ लो, बट जब तक एक एग्जांपल हम नहीं करेंगे तब तक चीज़ें दिमाग में फिट नहीं बैठती हैं। तो एक सिंपल सी एग्जांपल करेंगे, उसके साथ ये सब क्लियर करते हैं। बट उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, अगर मान लो किसी क्वेश्चन में अगर आपको बोला हुआ वर्ड यूज़ किया परचेज रिटर्न। परचेज क्या होता है? कोई चीज़ कंपनी खरीद रही है तो कंपनी के लिए वो खर्चा है, ठीक है, परचेज। और परचेज रिटर्न है, कंपनी उसको वापस दे रही है। तो परचेज रिटर्न को एक दूसरे नाम से भी बोलते हैं, डैट इन्होंने रिटर्न आउटवर्ड। तो अगर कहीं पर क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड वर्ड यूज हुआ है तो मतलब वो परचेज रिटर्न है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब जो कंपनी से बाहर जा रहा है। मानो आपने कंपनी में 500 रुपये का रॉ मटेरियल खरीदा था, बट आपने 300 रुपये का रॉ मटेरियल वापस भेज दिया, तो ये रिटर्न आउटवर्ड हुआ ना, इसका मतलब ये परचेज रिटर्न है, ठीक है। और सेल्स रिटर्न को हम क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड। क्या बोलते हैं? रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। ये भी आप याद करो, ये दो चीज़ें अपने दिमाग में फिक्स कर लेनी है। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। अब ये नहीं ना कि पेपर में परचेज रिटर्न की जगह रिटर्न आउटवर्ड लिखा हो और आप नेट परचेज निकालते वक्त उसको परचेज में से माइनस ही नहीं करो, तो फिर गलत है ना, फिर आंसर नहीं निकलेगा।
क्योंकि आप थोड़ा ऐसे भी याद कर लो, ये सिंपल क्वेश्चन पेपर में एग्जाम आराम से दे सकता है। आपको ओपनिंग स्टॉक दे देगा, कुछ सेल दे देगा, कुछ परचेज दे देगा, कुछ वेज दे देगा, कुछ क्लोजिंग स्टॉक देगा और बोलेगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालो। तो भाई पता होगा रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न इनवर्ड क्या है, तो तभी कर पाओगे ना, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन ये है सिंपल, आप खुद भी ट्राई करो। मान लो आपकी एक कंपनी है, उसका ओपनिंग स्टॉक जो है वो 1 लाख रुपए का है, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल हम एक कंपनी की एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं। मानो वो कंपनी सेल्स करती है कितनी, 20,000 रुपये की, ठीक है। 20,000 रुपये की वो सेल कर रही है। उस कंपनी ने 5,000 रुपये की मानो चीज़ जो है परचेज़ की, कितनी, 5,000 रुपये की, ठीक है। उसका जो है रिटर्न इनवर्ड रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, सोचो। रिटर्न इनवर्ड क्या है, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो उसका रिटर्न इनवर्ड जो है वो है 2,000। उस कंपनी का रिटर्न आउटवर्ड जो है वो है मान लो 3,000 है, ठीक है। उस कंपनी में वेज जो है वो कितनी है, 3,000। उस कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना है, मान लो 20,000 उसका क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। और मान लो वो कंपनी जो है एडवर्टीज़मेंट में मान लो 500 रुपये यूज़ करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब सबसे पहले बताओ कि ट्रेडिंग अकाउंट में इनमें से क्या क्या चीज़ें आएंगी। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, बिल्कुल आता है, डेबिट साइड में। सेल्स जो है वो आपकी एक डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि आप जिस चीज़ को बना रहे हो उसी को बेच रहे हो, तो डायरेक्ट इनकम बिल्कुल क्रेडिट साइड में आएगी। परचेज़, आप खर्चा कर रहे हो, डायरेक्ट खर्चा है, तो ये भी आपका कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। रिटर्न इनवर्ड जो वापस आ रही है, सेल्स रिटर्न, आप इसको सेल्स में से माइनस करोगे। रिटर्न आउटवर्ड आप इसको परचेज में से माइनस करो, तभी आपकी नेट परचेज निकलेगी। और वेज क्या होता है, वेज होता है वर्कर को जो पैसे दिए जाते हैं, तो वर्कर को पैसा देना भी कंपनी का डायरेक्ट खर्चा है, ये भी आएगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑब्वियस है, क्रेडिट साइड में आता है। एडवर्टीजमेंट में जो 500 रुपये आपका खर्च है, दिस इज़ नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, दिस इज़ एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये आप ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं यूज़ करो, ये आप कहाँ पर यूज़ करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो पहली बात, अगर ये चीज़ें दी हैं और आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोले और अगर वहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट का पैसा वो डाल रहे हो, तो आप गलत कर रहे हो एडवर्टीजमेंट। और इसी तरह अगर आपको सैलरी भी दी होती है, आप सैलरी भी नहीं यूज़ करते। और वेज जो है आपका डायरेक्ट खर्चा, और जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी होती है इज़ नॉट अ डायरेक्ट खर्चा, ठीक है, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट आपने यहाँ पर यूज़ नहीं करनी, ये मैं आपको थोड़ा वो करनी है। बाकी हम सबका यूज़ करेंगे। अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट एक बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसमें एक डेबिट साइड आती है, क्रेडिट साइड आती है, इसको बैलेंस करेंगे। अभी कहानी ख़त्म करेंगे इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा अमाउंट। इसी तरह यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर, ठीक है। सर आप पढ़ा तो रहे हो बट आप लिखवाते नहीं हो अच्छे से, नोट्स नहीं दे, कैसे करें भाई। NCERTs अवेलेबल, यू आर नॉट 8th 6th 7th जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो वो नोट्स, उनको बने बनाए नोट्स देते हैं, वो ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। आपके पास NCERT, इसीलिए तो आप कुछ नोट्स पे मतलब ऐसे कन्फाइंड रहोगे, ठीक है, तो वो कुछ चीज़ें छूट जाते हैं। तो आप NCERTs को इसके साथ रखो और पढ़ो वहाँ से, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आएगी तो ऐसा नहीं हो सकता, आप NCERTs पढ़ोगे आपको हर एक चीज़ समझ आएगी इस सेशन को देखने के बाद, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने आपको बोलता है, डेबिट साइड में सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक कितने का है सर, 1 लाख रुपए का हमारा ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। उसके बाद मानो देखो हम कितने की परचेज़ कर रहे हैं, परचेज़ हमारा एक खर्चा है, तो ये भी कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। ये आपको याद है। देखो परचेज़ हमारा कितना है, परचेज़ हमारा कितने का है, 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये का हमने परचेज़ किया, बट ये हम परचेज़, मैंने यहाँ पर परचेज़ अमाउंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपका रिटर्न आउटवर्ड भी तो दिया है, परचेज़ रिटर्न भी तो दिया, उसको परचेज़ में से माइनस करोगे तो जो आएगा वो आपने लिखना है अमाउंट, ठीक है। तो आपका रिटर्न आउटवर्ड कितना है, यहाँ पर लिखो पहले, रिटर्न आउटवर्ड वाला रिटर्न कितना है आपका, 3,000। कितना है, 3,000। तो 5,000 में से 3,000 माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, 2,000। ये आपका है नेट परचेज़, ये आपने डालना अमाउंट में, ठीक है। ये वाला अमाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि परचेज़ जो है उसमें से परचेज़ रिटर्न को आप माइनस करोगे तो जो नेट परचेज़ आएगा बेसिकली वो तो इस अकाउंटिंग पीरियड में मैंने आपको बोला मैचिंग प्रिंसिपल के बेसिस में चलता है, ठीक है। फिर जो वेज दी, वेज भी तो एक तरह का खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा 3,000। तो ये सारा आ गया हमारा डेबिट साइड वाला, ठीक है। अब हम चलते हैं क्रेडिट साइड में। हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्रेडिट साइड में इसने क्या किया, सेल की है, कितने की, 20,000 की। सेल्स कितने की है, 20,000। सर आप इसको अमाउंट में क्यों नहीं लिख रहे, 20,000 को आप अमाउंट में क्यों नहीं लिख रहे सेल, इसलिए क्योंकि सेल्स रिटर्न भी तो है। सेल रिटर्न क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड कितना दिया हुआ है, 3,000।
रिटर्न इनवर्ड, सॉरी कितना दिया है 2000, रिटर्न इनवर्ड कितना दिया है 2000। तो हम क्या करेंगे 20,000 में से 2000 माइनस करें तो 18,000 बेसिकली इसका क्या है, इसका सेल्स है, नेट सेल्स जो है इसकी कितनी है 18,000, वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर और तो कुछ है नहीं यहाँ पे, और एडवर्टीजमेंट हमने डालनी नहीं है, तो लास्ट हमारे पास बचा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने का है 20,000 का, ठीक है। तो टोटल हमारा जो है यहाँ पर कितना है 20 और 38,000 यहाँ पर आ गया, और अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये कितना हो गया 1,05,000, तो कितना हो गया ये 1,05,000, ठीक है। अब खुद देखो यार यहाँ पे 38,000 है, यहाँ पर 1,05,000 है, तो कौन सी साइड बढ़ी है, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड बढ़ी है, इसका मतलब वी हैव डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। तो वो कौन सी साइड लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड। तो अगर डेबिट साइड बढ़ी होती है, एक्सपेंस वाली साइड बढ़ी है, अगर आपका खर्चा ज़्यादा है इनकम से, तो आपका क्या हुआ है, लॉस हुआ है। मैं यहाँ पर लिखूँगा बाय ग्रॉस लॉस कैरी डाउन, ठीक है। तो कितना हुआ, इसमें से इसको माइनस कर दोगे, और 1,05,000 में 38,000 माइनस करूँगा तो 67,000 कितना आएगा, 67,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको ऐड करोगे कितना बनेगा 1,05,000। तो बैलेंसिंग के टाइम पे मैंने आपको बताया था, जब आप बैलेंस कर देते हो तो नीचे डबल लाइन्स आप डाल सकते हो। तो ये आपकी बन गया ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। सर क्या हमें पेपर में ट्रेडिंग अकाउंट बोलने के लिए, बनाने के लिए बोलेगा, नहीं, बट आपको ये तो बोल सकते हैं ना कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। उसके लिए आप पहले लिखोगे ना भाई, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक इतना है, परचेज इतना था, परचेज रिटर्न इतना है, तो उसको माइनस करके नेट परचेज हम इसमें ऐड करेंगे, वेज में इतना है, तो टोटल आपका ये अमाउंट निकलेगा। फिर आप इसमें से टोटल ये अमाउंट निकालोगे, फिर इसमें से माइनस करो, फिर आपको पता चलेगा ग्रॉस लॉस कितना है। तो अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता होगा तभी तो ग्रॉस लॉस ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाओगे ना, ऐसे कैसे करोगे कैलकुलेट। तो इसके लिए ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। मैंने बिल्कुल सिंपल वे में जितना बेसिक हो सकता था ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है वो आपको समझा दिया। आपने ये याद रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी दिया है, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो तो वहाँ पर आप सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम्स को इंक्लूड करोगे, इनडायरेक्ट नहीं लोगे। ओपनिंग स्टॉक को आप डेबिट साइड में रखो, क्लोजिंग स्टॉक को आप क्रेडिट साइड में रखोगे, और जो आपका परचेज है उसमें से परचेज रिटर्न को माइनस करके नेट परचेज आपने अमाउंट में डाला। अगर परचेज रिटर्न नहीं दिया है तो जो परचेज है वही डेबिट साइड में लिखो, बट अगर परचेज रिटर्न दिया है तो उसको माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो आप लिखोगे डेबिट साइड। इसी तरह सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको आपने क्रेडिट साइड में लिखना है। इफ़ क्रेडिट साइड इज बिगर देन डेबिट साइड, उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब क्रेडिट साइड क्या रिप्रेजेंट, नॉमिनल अकाउंट की क्रेडिट साइड इनकम को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसका मतलब आपकी इनकम ज़्यादा है, अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ है। तो आप उसको कहाँ पर लिखोगे, मतलब आपकी क्रेडिट साइड, अगर आपका क्रेडिट बैलेंस है तो वो डेबिट साइड में लिखा जाता है ना नीचे, ठीक है, वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा। और अगर आपका डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में, और इस केस में क्या लिखा जाए, कैरी डाउन, क्योंकि ये इसी साल का है। बट अगर मैं इसको उठा के किसी और अकाउंट में लेके जाऊंगा या नेक्स्ट ईयर में लेके जाऊंगा, वो बन जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। उस केस में क्या होता है, जैसे ग्रॉस लॉस है ना, इसको उठा के जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाओगे तो लॉस को अगर आप लेके जा रहे हो, ग्रॉस लॉस जो है वो डेबिट बैलेंस है, तो वो कौन सी साइड में लिखा जाएगा, डेबिट साइड में। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपका क्रेडिट साइड का है, तो वो आगे जाके कहाँ पर लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में। अभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा, बट ट्रेडिंग अकाउंट में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सर ट्रेडिंग अकाउंट अच्छे से समझ आ गया है, अब एक बार आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कवर करवाएं, उसके बाद लास्ट में सर ना एक बार ना इसको सबको रिवाइज कर देखो, इसके साथ फाइनल अकाउंट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। काफ़ी आपका जो है मेन जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है आपके ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर हो जाएगी। इसके बाद हम बाकी धीरे धीरे मैराथन सेशन लेंगे। कुछ चीज़ों के सेशंस हैं, देखो इसके साथ में एक आधा टॉपिक और भी जोड़ सकता था, बट कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो मुझे लगता है अगर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा दूंगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हैं, उनकी जो आपके दिमाग में जितना बैठना चाहिए वो नहीं बैठेगा, इसलिए मैं उन टॉपिक्स को थोड़ा कम में भी पढ़ा। मुझे कुछ नहीं है, मैं 2.5-3 घंटे के भी क्लास लेके 6-7 सेशन 8-10 सेशन में आपकी अकाउंटेंसी पूरी कंप्लीट भी करवा दूंगा, बट एक टाइम में आपको समझ नहीं आएगी तो बेनिफिट नहीं। और दूसरी बात ये है कि पिछले दिनों में माना मेरी क्लासेस नहीं आ रही थी तो आप बिल्कुल सीरियस नहीं थे, बट अब क्लासेस अगर आ रही हैं तो बी सीरियस अबाउट द क्लासेस, ठीक है। तो क्लासेस आ रही हैं, उनको टाइमली कवर करो। इकोनॉमिक्स का भी आप बच्चों के कमेंट्स में देखे थे कि सर इकोनॉमिक्स की क्लासेस नहीं आई हैं, तो इकोनॉमिक्स की भी क्लासेस आपकी जो भी टॉपिक्स बचते हैं, जिसमें सबसे पहले लॉज ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद आपके 1-2 टॉपिक और माइक्रो इकोनॉमिक्स से बचते हैं, मैक्रो हमने कवर करी हैं तो उनको भी हम कवर करेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे हमें क्या करना है, ठीक है सर। अब हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, नेट प्रॉफिट को निकालने की। देखो जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना वो आधा है,
ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ हमने डायरेक्ट एक्सपेंसिव डायरेक्ट इनकम को इंक्लूड किया, उसमें इनडायरेक्ट खर्चे तो इनडायरेक्ट इनकम तो आई ही नहीं, इसलिए हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सेकंड स्टेप है हमारा जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। पहले बनते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन वी हैव बैलेंस शीट। ठीक है, तो जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को उठाया उसको हम कहाँ पर ले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उसमें जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता है उसको उठा के हम कहाँ ले जाते हैं, बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैपिटल में वो ऐड होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो, अगर लॉस होगा तो कैपिटल में माइनस होगा। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। ठीक है, मेरी एक आदत है मैं कई बार ना आगे वाली चीज़ें भी पहले बता देता हूँ, बट फिर आपको लगता है पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, उसका ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया उसी से हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना शुरू होता है। बस इसका भी सेम तरीका है, इसमें भी डेबिट साइड है, इसमें भी क्रेडिट साइड है, इसमें भी वी हैव पर्टिकुलर, दो ही कॉलम्स हैं, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। ठीक है, और इसके क्वेश्चन आप जितना चाहो प्रैक्टिस कर सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन भी दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप में। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर क्वेश्चन चाहिए तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करोगे, दिस इज जस्ट लाइक मैथ्स, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना काम है। वी हैव पर्टिकुलर, वी हैव अमाउंट, वी हैव पर्टिकुलर, वी हैव अमाउंट। ठीक है, सबसे पहली बात, जैसे आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपका ओपनिंग स्टॉक से शुरू होता था, ठीक है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ से शुरू होगा, तो जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाला, सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वही लिखते हो। अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट वहाँ पर आया था, ध्यान सुनो, क्या आया था, ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट तब आया होगा जब आपका क्रेडिट बैलेंस हुआ होगा। क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब है, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्रेडिट साइड बढ़ी, क्रेडिट साइड मतलब इनकम बढ़ी, तो जब आपका क्रेडिट बैलेंस हुआ होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा। तो अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा तो आप उसको कहाँ पर लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे, तो हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब कैरी डाउन नहीं होगा, अब आएगा ब्रॉड डाउन। जब हम नेक्स्ट जगह पे लेके आते हैं तो ब्रॉड डाउन वर्ड यूज़ होता है, ना कि क्रेडिट डाउन। ठीक है, आप इसको सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर लिख सकते हो। और अगर आपको लॉस हुआ था तो अगर लॉस तब होता है जब आपका डेबिट बैलेंस था, वहाँ पर डेबिट बैलेंस था तो लॉस हुआ था, तो जब आप नेक्स्ट उसमें लेके आओगे तो वो डेबिट साइड में लिखा जाएगा, तो आप लिखोगे यहाँ पे टू ग्रॉस लॉस ब्रॉड डाउन। ठीक है, और जो भी अमाउंट होगा यहाँ पर डाल देगा। ठीक है, यही तरीका है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, ठीक है, डायरेक्ट वाले तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाले ही होंगे, जो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो सारे आप कहाँ पर डाल दोगे, डेबिट साइड में। और जो भी आपके इनडायरेक्ट इनकम होगी, ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम होगी वो आपने कहाँ पर डाल देनी, क्रेडिट साइड में डाल देनी। ठीक है, तो बस इतना ही आपको करना है। तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में आप इनको बैलेंस करोगे, अगर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, ध्यान से सुनना, अगर क्रेडिट साइड इज़ ग्रेटर देन डेबिट साइड तो वो आपका क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस। इसका क्रेडिट साइड में इनकम, इसका मतलब आपकी इनकम ज़्यादा है किससे, आपके खर्चों से, इसका मतलब आपको प्रॉफिट हुआ, तो फिर आप यहाँ पर लिख दोगे टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। तो जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा वो आप यहाँ पर लिख दोगे। बट अगर आपकी डेबिट साइड बड़ी आ जाती है, किससे, क्रेडिट साइड से, इसका मतलब आपके खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा हैं, तो वो आपका क्या हुआ है, लॉस। तो आप लिखोगे बाय नेट लॉस कैरिड डाउन, और जो अमाउंट होगा यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, जिसको बैलेंसिंग अच्छे से आ गई है उसको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मतलब आपने ये याद रखना है, सिंपल, मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका शुरू होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से। अगर तो ग्रॉस प्रॉफिट कब आया था, सिंपल दिमाग में सोचो ना, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी खर्चों से। इनकम क्रेडिट साइड में लिखी जाती है और खर्चे जो हैं वो डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। इसका मतलब प्रॉफिट तब आया होगा जब आपका क्रेडिट बैलेंस हुआ होगा। तो क्रेडिट बैलेंस जो है वो जब आप नेक्स्ट किसी अकाउंट में लेके जाते हो वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो अगर आपका प्रॉफिट होगा तो आप इस साइड ही लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे, आपका ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ठीक है, बट जो आप ट्रेडिंग अकाउंट से उठा के लाओगे। बट अगर आपका लॉस हुआ होगा तो लॉस तब होता है, ग्रॉस लॉस तब होता है जब आपका डेबिट बैलेंस होगा, तो वो आप कहाँ पर लिखोगे, डेबिट साइड में। ठीक है, डेबिट साइड में। उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट आपके खर्चे होंगे वो सारे डेबिट साइड में डाल दो। जो भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम है वो सारी आपने कहाँ पे डाल देनी है, क्रेडिट साइड में। ठीक है, और अगर आपकी इनकम लास्ट में आपने देखना, अगर इनकम जो है आप मतलब आपका क्रेडिट साइड जो है डेबिट साइड से बड़ी है, इसका मतलब आपको नेट प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर लिख दो नेट प्रॉफिट कैरी डाउन। और अगर आपका जो बेसिकली है डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड से, इसका मतलब आपके खर्चे ज़्यादा हैं इनकम से, तो आपको लॉस हुआ तो आप नीचे लिख दोगे नेट लॉस जो है कैरी डाउन, वो इस तरफ लिख दोगे। ठीक है, मेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिक्कत आती है, ये सब में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, तुम्हें ये समझ आ गया। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना है कि वहाँ पर आप क्या लेते थे, डायरेक्ट खर्चे डायरेक्ट इनकम, यहाँ पर आपने इनडायरेक्ट वाले लें। तो आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ यूज़ करता हूँ यहाँ पर, आप बताओ मुझे कोई डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। सबसे पहले मैं वेज की बात करूँ,
वेज क्या है, तो सर ये डायरेक्ट है, क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है, मानो आपने क्या किया, मानो आपने प्रिंटिंग में पैसा दिया, स्टेशनरी और प्रिंटिंग में पैसा ही दिया, वो कौन सा है, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, मानो आपने कोई इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट भी जो कंपनी पे करती है वो भी कंपनी के लिए खर्चा है, तो वो भी क्या है, वो भी एक तरह का आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो भी कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कई बार डायरेक्टली पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि एक एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा हुआ वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, तो वो कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। डेबिट साइड में इसलिए आएगा, खर्चा है, इनडायरेक्ट है, तो इसीलिए कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, मानो आपने कोई किसी को डिस्काउंट दिया, जब एक कंपनी किसी को डिस्काउंट अलो करती है तो डिस्काउंट भी कंपनी के लिए, कंपनी अगर डिस्काउंट दे रही है तो कंपनी के लिए तो खर्चा है ना डिस्काउंट देना, तो बट वो कोई डायरेक्ट खर्चा नहीं है, वो एक इनडायरेक्ट सेल्स के रिलेटेड खर्चा है, तो इनडायरेक्ट खर्चा है, तो वो कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मान लो कोई बैड डेट्स हैं, वो भी कंपनी के लिए एक खर्चा है, तो वो कौन सी साइड आएंगे, वो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आएंगे। ठीक है, मान लो कोई टेलीफोन का खर्चा है, मान लो कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम है, कोई वैल्यू, देखो आपको मैंने बताया था, एक जो मान लो आपकी कोई मशीनरी है, आप जो मशीन लेते हो तो मशीन की हर साल आप डेप्रिसिएशन निकालते हो ना, मशीन की जो वैल्यू रिड्यूस होती है, डायरेक्ट नॉट डेप्रिसिएशन, ये क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज़ अ काइंड ऑफ एक्सपेंस फॉर द कंपनी। अब ये कैसा एक्सपेंस है, ये एक इनडायरेक्ट है, ये कोई डायरेक्टली थोड़ी है उसके साथ सेल्स के साथ लिंक, प्रोडक्शन के साथ लिंक, ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो जो आपकी डेप्रिसिएशन है वो भी कहाँ पर आएगी, वो भी डेबिट साइड में आएगी, कहाँ पर, डेबिट साइड ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इसी तरह इनकम, अब आप बोलोगे कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इनकम क्या हो सकता है, मान लो कोई रेंट रिसीव हुआ, वो भी एक इनडायरेक्ट इनकम है। मान लो अब कंपनी को भी तो डिस्काउंट कहीं से मिल सकता है, मान लो कंपनी जहाँ से रॉ मटेरियल खरीदती थी उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया, मान लो वो पहले 500 रुपये का हमें रॉ मटेरियल देते, इस बार उन्होंने 300 रुपये का रॉ मटेरियल, मतलब हमें 200 रुपये का उन्होंने डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब 200 रुपये हमारी इनकम है जो हमें डिस्काउंट मिला, बट ये इनडायरेक्ट इनकम है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इनकम वाली तरफ में आएगी। ठीक है, मान लो कोई इन्वेस्टमेंट से हमें इनकम आ रही है, वो भी, या कोई मिसलिनियस इनकम है। एक वर्ड और बहुत ज़्यादा पेपर में कई बार पूछा जाता है और बच्चों को इसमें बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, उसको बोलते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये वर्ड देख लेना। ठीक है, ये कई बार पेपर्स में पूछा गया है, एक्सपेंसेस। ठीक है, अब आपको अगर पेपर में पूछा जाए कि ये सन्ड्री एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या करेंगे, हम वो कहाँ पर डेबिट होंगे, वो ट्रेडिंग अकाउंट में होंगे या प्रॉफिट एंड लॉस में। सबसे पहली बात, सन्ड्री एक्सपेंसेस होते क्या होते हैं, ये वो छोटे से एक्सपेंसेस होते हैं जिनका इतने सिग्निफिकेंस नहीं है कि आप उनको लेजर अकाउंट में डालो, तो आप उनको मिसलिनियस बना के लास्ट में डाल देते हो। जैसे मान लो मेरी कंपनी में कोई बंदे आए, मैंने उनको चाय पिलाई, तो भाई खर्चा तो हुआ ना, तो अब जो मैंने लोगों को चाय पिलाई वहाँ पर, अब मैं क्या उसके लिए अलग अकाउंट बनाऊंगा कि जिसको बनाऊंगा टी अकाउंट, और वहाँ पर लिखूंगा टी में मेरे जो खर्चे, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं मिसलिनियस या सन्ड्री एक्सपेंसेस में उन सबको डाल दूंगा, तो ये सारे होते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। अब ये डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ लिंक तो नहीं है, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस तो है नहीं, इसका मतलब आप ट्रेडिंग अकाउंट में इसको डालोगे नहीं, तो आप इसको कहाँ पर डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसे यहाँ पर भी बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, एक होता है कैरेज इनवर्ड, एक होता है कैरेज आउटवर्ड। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो किसी भी तरह के क्वेश्चन में, अगर आपको पेपर में आ जाए ना, इसलिए मैं सारा क्लियर करूँ। देखो, अब बताओ मुझे, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है और कैरेज आउटवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। कैरेज इनवर्ड है मतलब जो आपने किराया दिया सामान को कंपनी में लाने के लिए, और कैरेज आउटवर्ड है जो आपने किराया दिया सामान को कंपनी से बाहर लेके जाने के, दोनों खर्चे हैं। देखो, कैरेज इनवर्ड क्या मतलब, आप सामान कंपनी में ला रहे हो, तो आप क्या ला रहे होगे, रॉ मटेरियल ला रहे होगे, तो भाई रॉ मटेरियल लाने में जो खर्चा है वो आपका डायरेक्ट खर्चा है ना, क्योंकि ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तो ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये कहाँ पर आएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा ना, खर्चे सारे डेबिट साइड में आते हैं। बट कैरेज आउटवर्ड है, मान लो जो मैं सेल कर रहा हूँ, सामान बेच रहा हूँ, उसमें जो मुझे खर्चा हो, ये प्रोडक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं ना है। मानो मैंने क्या किया, मेरी कंपनी, मैंने सामान जो है अपनी कंपनी में जो मैंने प्रोडक्शन बनाई, फिर मैं जोमेटो के थ्रू जो है, जोमेटो कंपनी के थ्रू अपना फूड जो है बेच दिया किसी को। ठीक है, अब वो जोमेटो कंपनी वाला जो सामान लेके गया, उसमें जो खर्चा हुआ, दैट इज़ कैरेज आउटवर्ड, वो आपका डायरेक्ट खर्चा नहीं है, वो प्रोडक्शन में खर्चा नहीं है, वो प्रोडक्शन के बाद बेचने में खर्चा है, तो वो एक तरह का आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो वो कहाँ पर आप लिखोगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। ठीक है भाई, अकाउंटेंसी पूरा
दिमाग में कंसेप्चुअल क्लैरिटी से चीज़ें समझने वाला टॉपिक है। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप इसको रट्टा मारोगे। सिंपली दिमाग लगाओ, जो भी प्रोडक्शन में खर्चे हो रहे हैं वो सारे डायरेक्ट हैं, उनको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो। और जो भी आपके उसके बाद जो खर्चे हैं, चाहे कोई भी मिसलिनियस खर्चा, आपने डिस्काउंट दिया, कोई ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस जिसे कहते हैं, आपने सैलरी पे की या रेंट दिया, ठीक है, ये सारे खर्चे, या आपके प्रिंटिंग स्टेशनरी में पैसा लग गया, ठीक है, या इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया, कोई डेप्रिसिएशन हो रही है, कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप, कोई बैंक के चार्ज दिए, ठीक है, कोई भी सैंडरी एक्सपेंसेस है, कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंस है, कोई एडवर्टीजमेंट है, कोई कमीशन का पैसा है, ये सारे पैसे जो कोई डिस्काउंट आपने दिया, ये सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और सारे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। और जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, मेनली वो वेजेस आता है, कैरेज इनवर्ड आता है, सेल्स की इनकम आ जाती है, ये सारे कहाँ पर आते हैं? आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। मैंने अपनी तरफ से अच्छे से तुम्हें सारे क्लियर कर दिए, बट इसको छोड़ के एक चीज़ मैं आपके लिए और करूँगा। NCERT में एक टेबल बना हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ है सारे के कौन से जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके खर्चे आते हैं और कौन से उसमें इनकम्स आती हैं। उस टेबल का मैं फ़ोटो खींच के आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप में डाल दूंगा, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे, क्योंकि मुझे तुम्हारा भी लगना चाहिए ना कि तुम भी सीरियस हो पढ़ने के लिए, सिर्फ मैं ही सिर्फ यहाँ पे एनर्जी लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हें सीरियस हो, तुम्हें चाहिए वो, तो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आई थिंक अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हम ट्रेडिंग अकाउंट से जो है ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालते हैं और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उससे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने बना के भी सीखा, बट आपने मेन चीज़ ये याद रखनी है, अगर आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी है, किससे? डेबिट साइड से, इसका मतलब अब पेपर में क्या करेगा? वैसे मैं आपको MCQs भी प्रैक्टिस करवाऊंगा और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन मैंने आपने क्या करना है, गूगल में जाना है, गूगल में लिखना है awakening classes.in, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट में जाके ना वहाँ पर सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट पड़े हुए हैं। तो सेक्शनल टेस्ट में मैंने बहुत अच्छे मतलब अकाउंटेंसी के जो क्वेश्चन वहाँ पे डाले, सेक्शनल टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया, फुल लेंथ मॉक टेस्ट जब आपकी एग्जाम डेट आएगी मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। तो वहाँ पर जाके इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। वो अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम वाले क्वेश्चन और डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मान लो EPFO या EPFC या कुछ ऐसे एग्जाम सेंटर्स के या स्टेट के होते UT के, उनमें वो पूछे गए हैं, तो वैसे क्वेश्चन हैं, तो देखना वहाँ पर क्लियर होगा। मान लो आपको पेपर में इस तरह का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाए, अगर क्रेडिट साइड जो है, क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड से बड़ी है। क्रेडिट साइड बड़े होने का मतलब है, क्रेडिट साइड में क्या होती है? इनकम। इसका मतलब इनकम जो है वो ज़्यादा है, किससे? एक्सपेंस से। इसका मतलब क्या हुआ है? ट्रेडिंग अकाउंट की, इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो निकलता है जब क्रेडिट साइड, जब क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी है। और अगर पेपर में आपको ये बोले कि अगर हमारे पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसकी जो है डेबिट साइड जो है क्रेडिट साइड से बड़ी है, इसका मतलब क्या है? ये डेबिट बैलेंस है। कौन सा है बैलेंस होता है? ये डेबिट बैलेंस होता है जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट साइड में क्या है? खर्चे। इसका मतलब खर्चे इनकम से ज़्यादा है। खर्चे इनकम से ज़्यादा होने का मतलब क्या है? आप लॉस में हो। तो बट ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये कौन सा लॉस होगा? दैट इज नोन एज नेट लॉस, ठीक है, नेट लॉस। बस ये चीज़ें आपको याद है। या तो आपको क्वेश्चन निकालने के लिए देगा, क्वेश्चन निकालना है तो मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के बता दिया, आपने बस देखना है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है उसको डालो कहाँ पर? डेबिट साइड में। और डायरेक्ट इनकम से उसको डालो क्रेडिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक को आप डालो डेबिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक को आप डालो क्रेडिट साइड में, ठीक है। और उसको कैलकुलेट करो, जो साइड बड़ी है उसका वही बैलेंस है, वहाँ से आप दूसरे को माइनस करके नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकाल सकते हो। इसी तरह आपने जब उसका बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाल सकते हो। बट आपने ये याद रखना है कि जब भी हम, अब कई बार बच्चे क्या भूल जाते हैं, मान लो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, देखो आपको क्या बोलेगा? नेट प्रॉफिट निकालो, ठीक है, नेट प्रॉफिट निकालो। क्वेश्चन ऐसा न्यूमेरिकल आ गया, नेट प्रॉफिट निकालो या नेट लॉस निकालो, ठीक है। आपको कुछ चीज़ें दी होंगी, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा या सैलरी दी होगी या कुछ भी दिया होगा, तो आपको पता नहीं है कि ग्रॉस प्रॉफिट लिखना कहाँ पर। हम ग्रॉस प्रॉफिट को डेबिट साइड में लिखेंगे या क्रेडिट साइड में लिखेंगे? कहाँ पर लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो पहले दिमाग से सोचो, ग्रॉस प्रॉफिट कब आया होगा? ग्रॉस प्रॉफिट तब आया होगा जब क्रेडिट साइड जो है ट्रेडिंग अकाउंट की वो डेबिट साइड से बड़ी हुई होगी, मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस जब पीछे वाला उठा के आगे लाते हैं तो वो क्रेडिट साइड में ही लिखा जाता है। इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्रेडिट साइड में ही लिखा जाएगा। इसी तरह अगर आपका ग्रॉस लॉस दिया होता है उन्होंने, तो वो कहाँ पर आता है? डेबिट साइड। क्योंकि ग्रॉस लॉस तभी आता है जब आपकी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी होती है।
क्योंकि जब आपके खर्चे इनकम से ज़्यादा है तभी तो आपका लॉस है, तो वो कहाँ पर आएगा, वो डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ पर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। सर आप बहुत गंदा लिखते हो, हमें कुछ समझ नहीं, आप क्या भाई मैं समझा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर वो नोट्स नहीं बनवा रहा, ये समझा रहा हूँ, आपने यहाँ से समझना है। उसके बाद मैंने आपको बताया ना, सोर्स तमिलनाडु बोर्ड्स और आपके NCERT, इससे बेस्ट सोर्स नहीं है आपके पास जितना टाइम है। ऐसे तो आप फिर बहुत सारी बुक्स भी आता है, आप बोलोगे तो स्टैंडर्ड बुक्स भी बता दूंगा, बट यहाँ से भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो मेन एक चीज़ और याद रखनी है, क्या ट्रेडिंग अकाउंट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? तो बिल्कुल, ट्रेडिंग अकाउंट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मेन अकाउंट बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट इसी का पार्ट है, क्योंकि जो भी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, वो हम कहाँ पर लेके जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही लेके जाते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हमारे पास नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है, उसको हम कहाँ लेके जाते हैं, उसको हम लेके जाते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में बेसिकली जो कैपिटल वाला पोर्शन होता है, कैपिटल, बैलेंस शीट में 3 चीज़ें, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल। ठीक है, कॉलम तो 2 ही होते हैं, एसेट और लायबिलिटी। लायबिलिटी में ही कैपिटल आती है। आपको पता है ना, एक कंपनी के लिए जो उसका ऑनर है वो भी उसके लिए लायबिलिटी है, इसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी। ठीक है, तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता है वो कैपिटल में जाता है। जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसको आप कैपिटल में ऐड कर दोगे, जो नेट लॉस आएगा उसको कैपिटल में से माइनस कर दोगे। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो जो भी ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है वो कहाँ पर जाता है, कैपिटल ऑफ द प्रोपराइटर। जो भी प्रोपराइटर है उसकी कैपिटल में वो चला जाता है। ठीक है, कौन कौन से आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में शो होते हैं? आपका ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये यहाँ पर आते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो सारे कहाँ पर आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, फाइनेंस का खर्चा, वो सारा कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके आप डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करोगे फॉर योर एग्जाम। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं भी आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। 1 सेकंड में पानी पी लेता हूँ, इसके बाद हम आगे बैलेंस शीट को स्टार्ट करें। 1 सेकंड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखो यार, अगर इतनी मेहनत से आपको पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत पढ़ाना भी समझ आता है, अगर पढ़ाना अच्छा लगता है तो इस YouTube चैनल को कभी सब्सक्राइब भी कर देना, अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में थोड़ा रिस्पॉन्स किया करो यार। लास्ट वीडियो लाई तो वहाँ पे आप कमेंट्स नहीं करते। मेरे और आपके बीच में इंटरेक्शन का कमेंट सेक्शन ही है, और क्या है। फ़ोन नंबर तो है नहीं आपके पास मेरा, ना मेरे पास आपका, तो वहाँ पर थोड़ा लिखा करो, पता चलता है यार समझ भी आ रही है चीज़ें कि मैं हवा में ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो वो उससे भी थोड़ी मेरी वो बनी रहती है कि मतलब, और आपकी तरफ से थोड़ा भी योगदान कम होता है, मुझे लगता है कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो फिर मैं भी नहीं पढ़ाता। ठीक है, इतना तो आप अभी तो मुझे समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखो, इसके और क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, बट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में याद करवा देना, एक बार मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, बैलेंस शीट क्या होता है? देखो, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। पहली बात, बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है। क्या ये अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनती है? ज़रूरी नहीं है, या बीच में बना सकते हो। ये बताती है कंपनी के एसेट और लायबिलिटी क्या है। ठीक है, एसेट एंड लायबिलिटी। ठीक है, मतलब इसमें 2 तरह के मेन जो भी अकाउंट्स आप लिखे जाते हैं। क्या? एक रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। सर क्यों रियल और पर्सनल अकाउंट ही सिर्फ क्यों लेते हैं? क्योंकि भाई जो आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस आया था उसको उठा के आप डाल देते हो यहाँ पर, तो नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलता है नॉमिनल अकाउंट से, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट से ही इनकम स्टेटमेंट बनता है। तो बाकी बचे ही 2 अकाउंट, रियल और आपके पर्सनल अकाउंट। तो बाकी रियल और पर्सनल अकाउंट की जो चीज़ें वहाँ पर डालो, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में आपके बैंक आते हैं, रियल अकाउंट में आपकी कैश वगैरह आ जाती है। तो आपकी कैश, आपका बैंक में कितना पैसा, यही तो आपकी बैलेंस शीट है। और क्या है बैलेंस शीट? ठीक है, तो बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट एक तरह की स्टेटमेंट है जो बताती है कंपनी के एसेट और लायबिलिटी कितने एक सर्टेन डेट में। ये कंपनी के किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। अगर एक कंपनी के एसेट ज़्यादा है लायबिलिटी से, तो हमें पता होगा कंपनी अच्छी सिचुएशन में है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर दोगे और भी। तो अगर कंपनी खुद ही डूब रही है, उसकी लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा, तुम क्यों उसमें इन्वेस्ट करोगे? तो इससे ये भी पता चलता है कि बेसिकली कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस कितनी है, कि कंपनी फाइनेंशियल साउंड भी है कि सिर्फ बातें ही हैं। ये भी आपको यहाँ पर पता होगा। मेनली रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बैलेंस शीट, आपने बैलेंस शीट पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपका जो है आपकी कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है, इज इक्वल्स टू एसेट होता है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एसेट, ध्यान से सुनना जो मैं समझा रहा हूँ, इज इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी। ठीक है, क्यों मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ?
क्योंकि जो आपका कैपिटल है वो भी लायबिलिटी है। कैपिटल को बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। कैपिटल क्या होती है? जो भी ऑनर है, जो पैसा वो ला रहा है, उसको बोलेंगे कैपिटल। और जो दूसरी आ गई एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो इंटरनल एक्सटर्नल लायबिलिटी को मिला के टोटल लायबिलिटी मतलब, और टोटल एसेट जो है कंपनी के टोटल लायबिलिटी, दैट इज नोन है बैलेंस इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस शीट इक्वेशन जिसे कहते हैं। तो आपने बस ये याद रखना है कि आपकी बैलेंस शीट में दो कॉलम होते हैं, एक होता है एसेट कॉलम, एक होता है लायबिलिटी। तो अगर आप बोलोगे कि क्या बैलेंस शीट में कैपिटल नहीं आती है, कैपिटल लायबिलिटी वाली तरफ आएंगे, क्योंकि कैपिटल इज ऑल्सो एन इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल एक लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस एक कंसेप्ट, आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में वो कौन सा कंसेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। मुझे बताओ कमेंट, यही तो रिवीजन है, बताओ वो कौन सा प्रिंसिपल कहता है। तो अगर आपका जो ऑनर है वो भी कंपनी के लिए एक लायबिलिटी है, कंपनी ने उसको भी तो पैसा देना है, तो उसकी जो लायबिलिटी है उसको बोलते हैं कैपिटल या इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। तो मतलब बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं उसमें दो कॉलम होते हैं, एक होता है एसेट और लायबिलिटी। इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें जो है वो नहीं आता है, क्या बोलते हैं, कैपिटल नहीं है, कैपिटल लायबिलिटी के अंदर ही आता है, ठीक है। देखो मान लो अब हमने कुछ अकाउंट्स, कुछ जो हमने लेजर से उठा के कुछ हम ले गए ट्रेडिंग अकाउंट में, कुछ अकाउंट लेजर के हम ले गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कुछ अकाउंट ऐसे होंगे जो ना ट्रेडिंग अकाउंट में गए ना प्रॉफिट, जैसे कैश वाला, कैश अकाउंट तो ना गया ट्रेडिंग अकाउंट में, ना गया प्रॉफिट। जैसे बैंक अकाउंट वो ना गया ट्रेडिंग में ना प्रॉफिट। ये ऐसे अकाउंट जो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं गए, उनका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हम कहाँ पर लेके जाते हैं? बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। कहाँ पर लेके जाते हैं? बैलेंस। ये चीज़ क्लियर रखना। तो आप ये बोलोगे अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो अकाउंट्स क्लोज नहीं हुए ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उनका जो बैलेंस है, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस करना मैंने आपको सिखाया, वो आप कहाँ पर लेके जाते हो? वो आप बैलेंस शीट में लेके जाते हो। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं? किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ये बताता है कि उसके एसेट्स कितने हैं, या हमें पता चलता है, या उसकी लायबिलिटीज़ कितनी है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि कंपनी जो है सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है। इनसॉल्वेंट मतलब कंपनी अपने ड्यूज जो है वो क्लियर नहीं कर सकती। सॉल्वेंट मतलब कंपनी इज इन अ कंडीशन कि वो अपने ड्यूज जो है वो क्लियर कर सकते हैं, वो अपनी लायबिलिटीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दो कॉलम्स होते हैं। जब भी आप बैलेंस शीट का जो फॉर्म है, इसमें दो ही कॉलम्स हैं। एक होती है लायबिलिटी, जैसे वहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट है, यहाँ पर लायबिलिटी है, ठीक है, और यहाँ पे रुपीज़ है, कितना अमाउंट मतलब कितनी लायबिलिटी है। देन यहाँ पर एसेट है और यहाँ पे रुपीज़ है, ठीक है, कितने का एसेट है, ठीक है। तो बस आपने देखना है, जैसे मान लो आपका कैश है, आपके पास कैश इन हैंड, ठीक है, कैश इन हैंड आपका एसेट है, तो वो कहाँ पर आएगा? एसेट साइड। आपके बैंक में जो कैश पड़ी हुई है वो भी आपके लिए एसेट है। आपके बिल रिसीवेबल हैं, ठीक है, मतलब जो आपने पैसा किसी से रिसीव करना है, कंपनी ने रिसीव करना है किसी से पैसा, ठीक है, बिल रिसीवेबल जो होता है, बिल रिसीवेबल, ठीक है, वो भी आपके लिए एसेट है, ठीक है। कैश एट बैंक जो है वो भी आपके लिए एसेट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपका मान लो कोई क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है, ये भी आपके लिए एसेट ही है ना, तो क्लोजिंग में बचा हुआ है। मान लो कोई फर्नीचर है, कोई प्लांट मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है, ठीक है, कोई गुडविल है, पेटेंट है, ये सब एसेट होते हैं। मैंने आपको एसेट और लायबिलिटीज़ क्या होती है वो आपको पहले ही समझाया। मान लो आपने किसी को पैसा लोन में दिया है, कंपनी भी दूसरे बंदे को लोन में पैसा दे, कंपनी ने मान लो किसी एक पर्सन को लोन में पैसा दिया, तो कंपनी ने उसे पैसा वापस लेना है ना, तो वो भी कंपनी के लिए एसेट है, ठीक है। और हमारे पास डेटर जो होते हैं, ठीक है, डेटर्स भी कंपनी के लिए एसेट हैं, ठीक है। डेटर वो बंदे होते हैं जिनको कंपनी ने पैसा दिया हुआ है, कंपनी ने उनसे पैसा फ्यूचर में लेना है, वो डेटर क्या है? हमारे लिए एसेट है, तो वो भी आप यहाँ पे डालो। तो सारे जो आपके एसेट साइड में आप वो सब डालोगे जो कंपनी के लिए एसेट हैं, जहाँ से कंपनी को कल पैसा मिलना है, डेट आर एसेट। मान लो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, डेटर्स हो गया। मान लो कंपनी ने किसी को लोन दिया है, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट है कंपनी की, कोई फर्नीचर है, कोई मशीनरी है, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, कोई पेटेंट है, गुडविल है, ट्रेडमार्क है, ये सारे क्या होते हैं? हमारे पास एसेट। लायबिलिटी साइड में क्या आते हैं? देखो कैपिटल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लायबिलिटी, वो भी यहाँ पर आता है, ठीक है। फिर मान लो कोई क्रेडिटर है, ठीक है, क्रेडिटर है, मान लो क्रेडिटर वो होता है जिसने कंपनी को उधार दिया, तो भाई कंपनी ने उसको पैसा वापस देना है ना, ठीक है। जैसे बिल रिसीवेबल इज एन एसेट, इसी तरह बिल्स पेएबल, बिल पेएबल जो है वो आपके लिए क्या है? एक तरह की लायबिलिटी, मतलब जो आपने बिल्स पे करने। मान लो आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? मान लो आपकी सीलिंग है 500 रुपया, बट बैंक आपको आपका रिकॉर्ड अच्छा देख के 700 रुपया आपको उधार देता है, तो 250 रुपया बैंक ने आपको एक्स्ट्रा उधार ही तो दिया है तो उधार ही ना। तो बैंक से आप जो उधार लेते हो तो वो भी एक तरह की आपकी लायबिलिटी आपने देना है। मान लो आपने एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना है, वो भी आपके लायबिलिटी है, वो भी यहाँ पर आएगा। मान लो आपने कोई लोन्स और एडवांसेस लिए हैं, वो भी आपके लिए जो है, ठीक है। मान लो आपने कोई रिजर्व जो है आपका फंड है, वो भी आपके लिए एक लायबिलिटी है, ठीक है। और कैपिटल भी जो है वो आपके लिए लायबिलिटी है, ठीक है, कैपिटल के लिए भी आपके लायबिलिटी। बट
अब कैपिटल में कौन सा पैसा डालोगे, ठीक है। अब कैपिटल मैंने आपको बोला, कैपिटल में आपने क्या डालना है और क्या इसमें क्या ऐड होता है, क्या माइनस होता है, वो चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर तो टोटल अमाउंट डालते हो ना, जैसे हमने परचेज माइनस परचेज रिटर्न देख के टोटल अमाउंट डालता, बट कैपिटल का टोटल क्या पड़ता है। देखो अगर आपको कैपिटल दी हुई है, ध्यान से सुनना, अगर आपको जो भी कैपिटल दी हुई है उसके साथ अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। समझाता हूँ क्या चीज़ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्या करते हो, आप कैपिटल में ऐड करते हो। कोई भी नेट प्रॉफिट, मैंने ऑलरेडी बता दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आता है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। और कैपिटल में से माइनस क्या होता है, कैपिटल में से माइनस होता है, मान लो किसी ने उसने पैसा विड्रॉ किया है, ड्राइंग्स किए हैं, तो वो उसमें से माइनस हो जाएगा। इनकम टैक्स उस पर्सन की अपनी इनकम पे टैक्स लगा है, वो भी उसकी कैपिटल में से आप माइनस करोगे। जो भी ड्राइंग पे इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो भी उसकी कैपिटल में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जो भी नेट लॉस होगा वो भी कैपिटल में से माइनस किया है, ठीक है। मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया है, ध्यान से सुनो, आपको कोई क्वेश्चन दिया है, उसमें आप कैपिटल वहाँ पर दिया है, कैपिटल के साथ आपको ड्राइंग्स भी दिए हैं, तो आप वहाँ पर जो कैपिटल, ये यहाँ पर जो अमाउंट डालोगे ना, यहाँ पर कैपिटल, तो आप क्या करोगे, कैपिटल लिखोगे, वहाँ पर नीचे मान लो आपकी कैपिटल थी 500, आपने ड्राइंग की है 100 रुपये की, तो 500 माइनस 100 करके 400 रुपया यहाँ पर डालोगे, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया कि आपने क्या कैपिटल में ऐड होता है और क्या कैपिटल में माइनस होता है। ये आपका ऐसे ही पता होना चाहिए कि जो नेट प्रॉफिट है बैलेंस शीट में वो कैपिटल में ऐड होता है। जो इंटरेस्ट मिलता है कैपिटल, मान लो कैपिटल में, कैपिटल क्या होता है, जो बिजनेस में ऑनर पैसा लाता है, मतलब ऑनर ने 500 रुपया लाया 2025 में, तो भाई 2026 में इसको कुछ इंटरेस्ट तो दोगे ना 50 रुपये, तो 50 रुपये इंटरेस्ट जो इसको मिला वो इसकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा ना, 550 बन जाएगा, ठीक है, समझे। तो जो भी इंटरेस्ट होता है कैपिटल माइनस। फिर मान लो लॉस क्या होता है, माइनस क्या होता है, मान लो 500 रुपये इसकी कैपिटल है, इसने बीच में से 100 रुपये निकाल दिया, तो अब इसकी कैपिटल कम हो जाएगी, इसकी कैपिटल 400 रुपये बच जाएगी। तो जो इसकी ड्राइंग करे, ड्राइंग पे अगर आपने इंटरेस्ट भी लगाया होगा, अगर ये विड्रॉ करेगा पैसा तो उसमें इसको इंटरेस्ट भी देना पड़े, तो वो भी इसमें मान लो 10 रुपये इसमें ड्राइंग में इंटरेस्ट लगा, तो इसका 390 रुपये बचेगा। मान लो जो भी नेट लॉस होगा वो भी इसमें से माइनस करें, इनकम टैक्स में भी जो है वो कैपिटल में से माइनस होगा। तो कैपिटल कहाँ पर आता है, लायबिलिटी वाले पोर्शन में। एसेट कहाँ पर, बाकी सारे जो हैं वो कहाँ पर आते हैं, एसेट वाले पोर्शन में। जो आपका नेट लॉस होता है वो आपका कैपिटल में से माइनस हो जाता है और प्रॉफिट कैपिटल में से ऐड हो जाता है। ड्राइंग कैपिटल में से माइनस हो जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैपिटल में से माइनस हो जाता है, इनकम टैक्स भी कैपिटल में से माइनस हो जाता है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी इसका भी मैं आपको, देखो 2 चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी, एक तो अगर आप बोलोगे तो आई विल शेयर सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, वो मैं करूँगा। सेकंड, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आपको ये कुछ चीज़ें बता दूँगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या चीज़ें डेबिट होती हैं और क्या क्या चीज़ें क्रेडिट होती हैं, ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो जाए। और बैलेंस शीट में भी आपको बता दूंगा एसेट में आपने क्या डालना है और लायबिलिटी, अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो एसेट और लायबिलिटीज़ आप आइडेंटिफाई कर पाओ, ये आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो बैलेंस शीट अच्छे से समझ है, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो बताती है एसेट या लायबिलिटी कितनी है। बैलेंस शीट ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनने के बाद प्रिपेयर होती है, एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है और पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं होती है। इनकम स्टेटमेंट इज़ फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड बट बैलेंस शीट नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ये फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, ठीक है। और अगर आपका देखो एसेट, एक कंपनी के टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी हमेशा मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं करें इसका मतलब एरर है, ठीक है। बाकी एरर क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे, उसकी तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वैसे तो तुम्हें नहीं पूछेगा बट ईपीएफओ के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। जो आपके एसेट और लायबिलिटी है ना, उनको लिखने का तरीका होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है। हम बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं तो ये भी देख लेना। आपकी जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं ना, उनको 2 तरह से लिखा जाता है। देयर आर 2 मैथड्स, ठीक है, ऑफ राइटिंग देम। फर्स्ट मैथड नोन एज ग्रुपिंग मैथड, कुछ ने पढ़ाया होगा, आपने पहले भी कहीं भी पढ़ा होगा। सेकंड प्रोसेस नोन है मार्शलिंग। ये 2 आपके मेथड होते हैं जिसके बेसिस में आप एसेट और लायबिलिटीज़ में लिख सकते हो। जैसे ग्रुपिंग में क्या करते हो, सिमिलर नेचर की चीज़ें सिमिलर के अंदर लिखोगे, सिमिलर नेचर वाली सिमिलर जगह पे लिखोगे। जैसे मान लो कैश वाली, सारी कैश वाली ट्रांजैक्शन एक जगह पे लिखोगे। कैश इज़ ऑल्सो एन एसेट, ठीक है, कैश एसेट है ना, तो कैश वाली कैश के नीचे लिखोगे, बैंक वाली बैंक के नीचे लिखोगे। ये हो गया ग्रुपिंग मैथड, मतलब सिमिलर नेचर वाली जो आपकी आइटम्स हैं वो एक अकाउंटिंग हेड के अंदर लिखोगे, ठीक है। और मार्शलिंग में पता क्या होता है, मार्शलिंग में आप क्या करते हो, आप एसेट्स और लायबिलिटी को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखते हो। ऑर्डर क्या मतलब, ऑर्डर का मतलब क्या, देखो ऑर्डर मतलब 2 तरह से लिखते हो, या तो लिक्विडिटी के ऑर्डर में लिखते हो या परमानेंस के ऑर्डर में लिखोगे। परमानेंस सर हमें नहीं समझ आया क्या होता है लिक्विडिटी, क्या परमानेंस, मतलब सबसे लिक्विड को सबसे पहले लिखोगे। सबसे लिक्विड क्या चीज़ होगी, मान लो आपका रुपी, अगर कैश आपके हाथ में है
तो वो सबसे लिक्विड है, ठीक है। उसको आप उसी टाइम कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी चीज़ आपको मिल जाए वो सबसे लिक्विड, उसको पहले लिखोगे, फिर उसके बाद बैंक वाली लिखोगे, फिर मान लो क्रेडिटर के पास है वो लिखोगे। तो ये होता है इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। और दूसरा इन ऑर्डर परमिनेंस, मतलब जो फिक्स्ड हैं उसको पहले लिखोगे, ठीक है, फिक्स्ड वाले पहले लिखोगे और जो दूसरे हैं करेंट एसेट हैं वो बाद में लिखोगे। तो लिक्विडिटी में क्या होता है, आप करेंट एसेट को पहले लिखते हो और फिक्स्ड एसेट को बाद में लिखते हो। यहाँ पर आप फिक्स्ड एसेट को पहले लिखते हो और उसके बाद आप करेंट एसेट को लिखते हो, ठीक है। क्या लिखते हो, करेंट एसेट को लिखते हो, ये आपने याद। जैसे मान लो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ कैश इन हैंड पहले, फिर लिख रहा हूँ कैश एट बैंक, फिर लिख रहा हूँ बिल रिसीवेबल, फिर क्लोजिंग स्टॉक, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर फर्नीचर, फिर पेटेंट, फिर गुडविल। ये मैंने लिखा है कैसा, ये मैंने लिखा है लिक्विडिटी फॉर्म में, क्योंकि मैंने करेंट एसेट को पहले लिखा है। कैश इन हैंड इज़ द करेंट एसेट, वो पहले, और बाद में गुडविल, पेटेंट, ये आपके क्या आ जाते हैं, ये फिक्स्ड आपके आ गए, तो ये मैंने लास्ट में लिखे हैं। तो ये आ जाता है एक तरह का, किस तरह का, डायरेक्ट नॉन लिक्विड। इसी तरह परमानेंस में क्या, अगर मैं उल्टा कर दूँ, मैं पहले फिक्स्ड एसेट्स को लिखूँ और लास्ट में जाके अगर मैं क्या किसको लिखता हूँ, लिक्विडिटी वाले में, तो वो आ जाता है हमारा परमानेंस वाला। इसमें क्या होता है, परमानेंसी के बेसिस, मतलब कैपिटल वाले हैं वो पहले लिखे जाते हैं और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो बाद में लिखे जाते हैं। जैसे मान लो मैं लायबिलिटी लिख रहा हूँ, तो कैपिटल जो है वो मैं लिखता हूँ फर्स्ट और जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है बाद में। तो मतलब ये हो गया परमानेंस वाला, ठीक है। तो मतलब दो तरह के मेथड्स हैं जहाँ पर हम बैलेंस शीट जिस तरह से लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ ग्रुपिंग है, सेकंड वन इज़ मार्जिनिंग। ग्रुपिंग में क्या होता है, हम इस तरह से लिखते हैं कि हम एक ही तरह की ट्रांजैक्शन एक अकाउंटिंग हेड के अंदर लिखते हैं, और दूसरा मार्जिनिंग में हम क्या करते हैं, हम लिक्विडिटी और परमानेंस के बेसिस में लिखते हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ परमानेंस पे लिखते हैं। लिक्विडिटी में हम क्या करते हैं कि जो सबसे लिक्विड वाले हैं वो पहले लिखें करेंट वाले, और सबसे जो फिक्स्ड वाले हैं वो लास्ट में लिखें, और दूसरे केस में हम फिक्स्ड वाले पहले लिखें और करेंट वाले बाद में लिखें। ये वैसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी तुम्हारे दिमाग में थोड़ा रहे तो हम इसको कवर करें। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो फाइनल अकाउंट्स के रिलेटेड हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक बार आपको नेक्स्ट कभी सेशन में, कोई सेशन और होगा ना, उसमें मैं आपको बैलेंस शीट बना के भी एक बार दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी सबसे, क्योंकि वो मैं इसलिए अभी नहीं बता रहा क्योंकि पहले मैं आपको कुछ फॉर्मेट भेजूंगा ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट के, ताकि तुम्हें चीज़ें क्लियर हों कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट साइड में क्या लिखते हो, क्रेडिट साइड में क्या लिखते हो, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या लिखते हो, लायबिलिटी। ये एक बार आप देख के आओगे ना, फिर नेक्स्ट सेशन जब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे उसके साथ 10 मिनट हार्डली लगेंगे, एक बार इनको वापस बना के भी बता दूंगा, ऑलरेडी कोई फ़ोटो ले आऊँगा मैं, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझाना पसंद आता है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। और फाइनेंस अकाउंटिंग सिस्टम का एस्पिरेंट में यही कहूँगा कि आपके सिर्फ ये सेशन है, इकोनॉमिक्स के कुछ स्टैट्स के लेक्चर भी, अकाउंटेंसी के तो है ही है, जनरल साइंस मैंने पूरी पढ़ाई हुई है, सारी मैराथन सेक्शंस प्लस आपकी जो प्ले लिस्ट है वो बनी, और सारा मैंने यूट्यूब में ही पढ़ाया हुआ है। आप जाके अच्छे से उसको प्रिपेयर करो। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो मैंने आपको सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड करे हैं, देखो मेरे पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को सेक्शन टेस्ट प्रोवाइड करूँगा, तो एक लिमिट मैंने सेट करी हुई इस बार अपनी वेबसाइट में, तो आप जाके उसको अवेल कर लो। ये ना हो कि फ्यूचर में आप बोलो एग्ज़ाम के पास तो मैं नहीं दे पाऊँ आपको, ठीक है। तो सेक्शन टेस्ट अभी प्रैक्टिस कर लो, जब आपकी डेट आएगी तो मैं आपको फुल एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दूँगा। awakeningclasses.in में जाके आप टेस्ट भी प्रैक्टिस कर सकते हो। दिस इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।